हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 के बारे में। धारा 11 में हम प्ली ऑफ एलवाई भी पढ़ेंगे, जिसको प्ली ऑफ एलवी भी बहुत से लोग कहते हैं, लेकिन उसका सही उच्चारण प्ली ऑफ एलवाई है। यानी एक्यूज की यह प्ली लेना कि वह क्राइम के समय कहीं और था, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और सेक्शन 11 के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सेक्शन 11 जो है बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जो बताता है कि फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रिलेवेंट आर रिलेवेंट, यानी वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं हैं, सुसंगत हैं, इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद एनी फैक्ट इन इशू आर रिलेवेंट फैक्ट, यदि वे किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से असंगत हैं। कहने का मतलब यह है, जो हमारा फैक्ट इन इशू है या जो हमारा रिलेवेंट फैक्ट है, अगर उससे इनकंसिस्टेंट कोई फैक्ट है तो वो सेक्शन 11 में आकर रिलेवेंट हो जाता है। देखिए, हमने रिलेवेंसी की डेफिनेशन पढ़ी और हमने यह भी पढ़ा कि कौन से फैक्ट रिलेवेंट हैं। तो रिलेवेंट फैक्ट वो फैक्ट है जो सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 55 तक दिए गए हैं, वो फैक्ट रिलेवेंट है, और उसमें इरेलेवेंट फैक्ट भी दिए गए हैं। तो जो एविडेंस एक्ट में सेक्शन 5 से 55 तक बताए गए हैं वो रिलेवेंट फैक्ट हैं। लेकिन क्या कोई ऐसे फैक्ट जो अदरवाइज तो रिलेवेंट नहीं है, यानी सेक्शन 5 से लेके सेक्शन 55 तक तो रिलेवेंट नहीं है, वे फैक्ट कब रिलेवेंट हो जाते हैं? तो इसके बारे में सेक्शन 11 हमको बताती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सेक्शन 11 एक अवशिष्ट सेक्शन है, यानी सेक्शन 5 से लेकर 55 तक का अपवाद है एक प्रकार से। यानी जो सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 55 तक जो चीज़ रिलेवेंट नहीं है, वो सेक्शन 11 में आकर रिलेवेंट हो जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो सुसंगति के जो नियम जो सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 55 तक दिए गए हैं, वो यहाँ पर आकर रिलेवेंट हो जाते हैं, यानी उसका अपवाद है सेक्शन 11। तो सेक्शन 11 क्या कह रहा है? वे तथ्य जो अदरवाइज तो रिलेवेंट नहीं है, यानी सेक्शन 5 से लेके 55 तक तो रिलेवेंट नहीं है, लेकिन वे कब रिलेवेंट हो जाते हैं? तो इसका पॉइंट 1 बताता है, यदि वे किसी फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट से इनकंसिस्टेंट हैं। इनकंसिस्टेंट यानी बिल्कुल ही असंगत, यानी बिल्कुल ही उसके विपरीत, यानी ऐसा फैक्ट जो दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जैसे हम कह सकते हैं कि आग और पानी दोनों एक साथ नहीं रह सकते, यानी बिल्कुल ही इनकंसिस्टेंट बात है, तब वो रिलेवेंट हो जाती है वो बात उस दशा में। कैसे रिलेवेंट हो जाती है कि हम इसका इलस्ट्रेशन ए देखेंगे। वो कहता है कि क्या ए ने एक कलकत्ते में अपराध किया, तो वहां पर ये फैक्ट रिलेवेंट हो जाता है कि वो तो उस दिन लाहौर में था। अब जब कलकत्ते में अपराध होने का उसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, जबकि ये फैक्ट प्रूव हो जाता है कि वो तो लाहौर में था, तो वो अपराध तो कर ही नहीं सकता ना, तो उसका अपराध करना बिल्कुल ही असंभव हो गया। तो वे फैक्ट जो फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट से इनकंसिस्टेंट हैं, बिल्कुल कंसिस्ट ही नहीं करते, यानी वो विवादित तथ्य या रिलेवेंट फैक्ट को बिल्कुल ही असंभव बना देते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, तो वो यहाँ पर आकर रिलेवेंट हो जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि भैया तालाब के नीचे आग लगी हुई है, संभव है क्या? नहीं लग सकती। तालाब के ऊपर, पानी के ऊपर तो आग लग सकती है, हो सकता है वहाँ तेल फैला हो तो उसमें आग लग सकती है, लेकिन जनरल वे में आग लगना संभव नहीं है। तो पानी और आग साथ साथ संभव नहीं रह सकते, तो वो इनकंसिस्टेंट बात है। इलस्ट्रेशन ए प्ली ऑफ एलवी के बारे में बताया गया है। प्ली ऑफ एलवाई भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है सेक्शन 11 के तहत। जब जो एक्यूज्ड है वो यह प्ली लेता है कि वह अपराध के समय कहीं और उपस्थित था, यानी किसी व्यक्ति पर, मान लीजिए रमेश पर यह आरोप लगाया जाता है कि भाई आप ग्वालियर में उसने फला व्यक्ति का मर्डर किया है। अब मर्डरर जो है, कातिल जो है, वो कहता है कि मैं तो साहब उस दिन
अमेरिका में था, ये मेरा टिकट है, वहाँ पर कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहाँ मौजूद था, मेरा ये वीडियो फुटेज है। तो ये है प्ली ऑफ एलवाई, यानी अन्यत्र उपस्थित होने की प्ली लेना, कहीं और उपस्थित होने की प्ली लेना। तो जब मुल्जिम यह प्ली लेता है कि वह कहीं और उपस्थित था, तो सेक्शन 103 एविडेंस एक्ट के तहत इसको साबित करने का भार भी मुल्जिम के ऊपर ही होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। प्ली ऑफ एलवाई का तर्क मुल्जिम लेता है अगर, तो उसको प्रूव करने का भार भी उसी के ऊपर होता है। इसको हम कहते हैं प्ली ऑफ एलवी, या प्ली ऑफ, सही उच्चारण इसका प्ली ऑफ एलवाई है, लेकिन चलन में बहुत से लोग प्ली ऑफ एलवी बोलते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिए प्ली ऑफ एलवाई यानी कि अन्यत्र उपस्थिति। अब मान लीजिए एक्यूज ये प्रूव कर देता है कि वो तो अपराध के समय कहीं और था, वो वहां उपस्थित नहीं था, तो प्रोसिक्यूशन का मामला अपने आप निष्फल हो जाता है। लेकिन मान लीजिए उसने प्ली ऑफ एलवी का तर्क लिया और वह उसको साबित नहीं कर पाया, वह उसको प्रूव करने में असफल हो गया कि वो वहाँ दूसरी जगह मौजूद था। इस बात को प्रूव करने का उसके पास कोई भी एविडेंस नहीं है, तो क्या ये मान लिया जाएगा कि वो घटनास्थल पर मौजूद था? तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। भले ही एक्यूज यह साबित करने में असफल हो गया है कि वह किसी दूसरी जगह मौजूद था, तो उसके साबित करने में असफल होने के कारण प्रोसिक्यूशन अपने इस बर्डन ऑफ प्रूफ से मुक्त नहीं हो जाता है कि वह एक्यूज की उपस्थिति को घटनास्थल पर साबित करे। यानी यह भार प्रोसिक्यूशन पर अभी भी है कि वह एक्यूज की उपस्थिति को पॉजिटिव एविडेंस लाकर साबित करे। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। सेकंड जो पैरा है इसका, वो कहता है कि if by themselves or in connection with other facts they make the existence or non-existence of any fact in issue or relevant fact highly probable or improbable, यानी वह या तो स्वयं themselves या अन्य फैक्ट के कनेक्शन से किसी फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट का जो एग्जिस्टेंस है या उसका नॉन एग्जिस्टेंस है, उसको या तो हाईली इम्प्रोबेबल या हाईली प्रोबेबल बना देते हैं। तो जो रिलेवेंट फैक्ट हैं या फैक्ट इन इशू हैं, उनके एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को प्रोबेबल बनाने वाले जो फैक्ट हैं, वो भी यहाँ पर रिलेवेंट हो जाते हैं। या उसको बिल्कुल ही इम्प्रोबेबल बनाने वाले कि भैया ये तो बिल्कुल ही असंभव है, तो ऐसे फैक्ट आ जाते हैं जो उसको इम्प्रोबेबल बना देते हैं उसके एग्जिस्टेंस को, तो वो यहाँ पर साबित हो जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार के फैक्ट हैं जिनको सेक्शन 11 में हम ला सकते हैं, अदरवाइज सेक्शन 5 से लेके सेक्शन 55 तक भले ही वो रिलेवेंट नहीं है, लेकिन सेक्शन 11 में आकर ऐसे फैक्ट रिलेवेंट हो जाते हैं। जैसे कि इसका इलस्ट्रेशन बी जो है वो ये बताता है कि क्या कान ने कोई क्राइम किया है। अब ऐसी एविडेंस हमारे पास आती है कि भैया या तो कान ने किया या खाने किया या गाने किया या घाने किया, यानी अपराध तो इन चारों में से ही किया है किसी ने, लेकिन डायरेक्ट एविडेंस नहीं आ रही है किसने किया है। लेकिन यह एविडेंस हमारे सामने आ गई कि इन चारों में से किसी ने किया है। अब ये वाली एविडेंस हमारे पास है कि खाने गाने या घाने नहीं किया, ये एविडेंस हमारे पास आ जाती है। तो इससे ये बात प्रूव होती है, इस बात का एग्जिस्टेंस हाईली प्रोबेबल हो जाता है कि भाई फिर कान ने तो किया है। जब इन चारों में से किसी ने किया है, अब इन तीनों ने नहीं किया, ये एविडेंस आ गई, तो फिर किसने किया? तो किस चीज के एग्जिस्टेंस को प्रोबेबल बना रहा है वो, कि वो कान ने किया। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी और इम्प्रोबेबिलिटी, हाईली पॉसिबल या हाईली इम्पॉसिबल। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है, जो प्ली ऑफ एलवाई का जो बचाव एक्यूज लेता है, तो ये चीज ध्यान रखनी है कि उसकी घटना स्थल से दूरी इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि उसका उस अपराध को करना लगभग इम्पॉसिबल जैसा हो, अनध संभाव्य हो, हाईली अनध संभाव, यानी दूरी इतनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भैया वो इतनी मान लो 500 मीटर की दूरी पर बैठा हुआ है
500 मीटर की दूरी पर हटाया तो बहुत हद तक पॉसिबल है कि अपराध करने के बाद फिर वो जाकर वहाँ बैठ गया हो। इसलिए इतना दूरी होना जरूरी है कि उसका बिल्कुल इम्पॉसिबल हो उस अपराध को करना लगभग लगभग। तो ये प्ली ऑफ एलवाई की बहुत महत्वपूर्ण शर्त है। अब सेक्शन 11 में ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? एक तो प्ली ऑफ एलवाई मैंने आपको बताया, दूसरा जो लेजिटिमेसी है, बच्चे की लेजिटिमेसी, उसकी वो जायज़ है या नाजायज़ ये प्रूव करना है, क्या किसी का पुत्र है या नहीं है यह प्रूव करना है। और वहाँ पर भी ऐसी चीज़ें रिलेवेंट हो जाती हैं। मान लीजिए किसी बच्चे को साबित करना है कि भैया जिसका धर्मज पुत्र है, तो कौन कौन से फैक्ट रिलेवेंट हो सकते हैं कि भैया इनकी शादी हुई, इनका विवाह हुआ, ये वैवाहिक स्थिति में हैं, साथ साथ रहे हैं। जब वैवाहिक स्थिति में हैं और साथ साथ रहे हैं तो हम कंक्लूसिव प्रूफ वाला सेक्शन पढ़ते हैं ना, सेक्शन 112 के पास में है, देखिएगा आप उसको, सेक्शन 112 में, कि वैवाहिक स्थिति के दौरान में अगर कोई बालक पैदा होता है तो उसका कंक्लूसिव प्रूफ है। तो ऐसी स्थिति में जब उसकी पहुंची उस स्त्री तक नहीं है पुरुष की, तो यहां पर सेक्शन 11 में आकर वो चीज रिलेवेंट मान ली जाएगी कि उस तक उसकी पहुंच ही नहीं थी, इसलिए इसका बालक हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल बात हो गई। भाई वो तो जैसे ही इनका विवाह जरूर हुआ, लेकिन विवाह के समय ही ऐसी घटना हो गई कि उसको अचानक अमेरिका जाना पड़ा, फेरे लेते ही वो चला गया, उसके साथ रहा ही नहीं, 1.5 साल तक वो नहीं रहा, 1.5 साल बाद बच्चा पैदा हो रहा है। तो इस पोजीशन में वो चीज़ जो फैक्ट इन इशू है, जो रिलेवेंट फैक्ट है, बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा उसके एग्जिस्टेंस में होना। तो यहाँ पर ये सेक्शन 11 में इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब मान लीजिए किसी बिल का कोई लाभ लेना चाहता है, वसीयत का, तो किसी की वसीयत का आप लाभ लेना चाहते हो तो पहले उसकी मृत्यु साबित करनी पड़ेगी। अब उसकी डेथ साबित करने के लिए क्या क्या साबित करने के मामले में, अब वो मान लीजिए वो जीवित देखा गया है, तो बिल्कुल इनकंसिस्टेंट बात होगी ना, उसका जीवित होना और अजीवित होना दोनों आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं, दोनों चीज़ें एक साथ तो हो नहीं सकती। तो यहाँ पर ही वो चीज़ रिलेवेंट हो जाती है। अब किसी व्यक्ति पर किसी का मर्डर करने का आरोप है कि भाई आपने 1 मार्च 1996 को फला व्यक्ति का मर्डर किया है। अब वह एक्यूज्ड यह बात तो साबित कर ही सकता है ना कि भाई ये मेरे ऊपर इसका 1 मार्च 1997 को मर्डर करने का आरोप है, लेकिन भाई 30 जुलाई 1997 को तो ये आदमी अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस में लेक्चर दे रहा है। ये देखिए इसका वीडियो फोटो, ये पेपर में उस दिन छपा है, ये इसका वीजा पासपोर्ट, ये वहाँ गया है। तो जब मार्च में जिसका मर्डर करने का उसके ऊपर आरोप है, तो उसके 6 महीने बाद वो व्यक्ति अमेरिका में कैसे हो सकता है? दोनों ही इनकंसिस्टेंट बात है ना, असंगत बात है, बिल्कुल परस्पर विरोधी बात है। तो यहां पर इसको हम सेक्शन 11 में आकर प्रूफ कर सकते हैं। एक्यूज्ड पर किसी की हत्या का आरोप है, एक्यूज ये प्रूफ कर सकता है कि उसकी हत्या मैंने नहीं की, उसकी हत्या तो मिस्टर मोहन ने की है, मैंने नहीं की है। अगर इस बात को प्रूफ कर देता है कि मिस्टर मोहन ने इसकी हत्या की है, दोनों बात, ये बात फैक्ट इन इशू जो उसके ऊपर आरोप लगाया है कि भैया तुमने इसकी हत्या की, तो वो फैक्ट इन इशू जो है वो बिल्कुल इररिलेवेंट हो गया, असंगत हो गया, उससे वो बात इनकंसिस्टेंट हो गई वो बात। तो सेक्शन 11 में आकर उसको प्रूफ कर सकता है वो। एक्यूज पर किसी मर्डर का आरोप है, एक्यूज ये साबित कर सकता है कि भाई उसने तो सुसाइड किया है। अब सुसाइड और मर्डर दोनों इनकंसिस्टेंट हैं आपस में, बिल्कुल असंगत बात है, लेकिन वो प्रूफ कर देता है तो ये मर्डर के चार्ज से बरी हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि सेक्शन 11 में वे सारे फैक्ट रिलेवेंट हो जाते हैं जो आपके फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट से बिल्कुल इनकंसिस्टेंट है, असंगत है, बिल्कुल विपरीत है, या वे कुछ अन्य तथ्यों के साथ मिलकर या स्वयं जो फैक्ट इन इशू है रिलेवेंट फैक्ट के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को बहुत ज़्यादा प्रोबेबल बना दें, यानी बहुत ज़्यादा संभाव्य बना दें, या उसको
इम्प्रोबेबल, अनंत संभाव्य यानी हाईली इम्प्रोबेबल बना दें, इम्पॉसिबल बना दें, तो वो सेक्शन 11 में आकर प्रूव हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने धैर्यपूर्वक इस वीडियो को सुना। आपसे निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें। कई दिनों से मैं कुछ पारिवारिक व्यस्तताओं के चलते वीडियो नहीं बना पा रहा था, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।